अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे पार्क हैं, ऐसी सड़कें हैं, ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनके नाम हमारी सोसाइटी में मौजूद कंट्राडिक्शंस और कन्फ्यूजन को जाहिर करते हैं। आपको ये बहुत अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। आप देखें कि जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसमें एक फातिमा जनाब पार्क है, इसमें एक खियाबान सोहरवर्दी है, इसमें ए.के. फजल हक रोड है। आपको पता है कि ए.के. फजल हक कौन थे? ए.के. फजल हक शेर बंगाल के नाम से मशहूर थे, यूनाइटेड बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। 23 मार्च 1940 को लाहौर में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था, उसमें जो करारदाद पेश हुई थी वो ए.के. फजल हक साहब ने पेश की थी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और वो मशरकी पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने बंगाली को कौमी ज़ुबान करार देने का मुतालबा किया, तो उनको गद्दार करार दे दिया गया। गद्दार करार देकर उनको चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फिर कुछ साल गुजरे और यही जो फजल हक साहब हैं, इनको रियासत पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर दाखिला लगा दिया। देखिए कि सिर्फ चंद ही साल में एक गद्दार जो है वो मुल्क का वज़ीर दाखिला बन गया। जो इस्लामाबाद में खियाबान सोहरवर्दी है, ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब के नाम पे है। 1956 में उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया। लेकिन जब 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो जिन लोगों को उन्होंने गद्दार करार दिया उनमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब भी शामिल थे और उन पर 124A के तहत गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। और इस पर भी बस नहीं हुआ। 1965 में जो सदारती इलेक्शन हुआ, उस सदारती इलेक्शन में जनरल अयूब खान के मुकाबले पे मोहतरमा फातिमा जना आ गई। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। तो जो अयूब खान की जो इंतखाबी मुहिम थी, उसमें मोहतरमा फातिमा जनाब को भी गद्दार करार दे दिया गया। और अयूब खान साहब ने अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया दिसंबर 1964 में, और उसमें मोहतरमा फातिमा जनाब के बारे में उन्होंने कहा ये प्रो इंडियन और प्रो अमेरिकन है। और इंतखाबी मुहिम में जो अयूब खान ने इश्तिहारात तकसीम किए, उन इश्तिहारात में मोहतरमा फातिमा जनाब पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि क्योंकि खान अब्दुल गफ़ार खान पख्तूनिस्तान का हामी है और खान अब्दुल गफ़ार खान मोहतरमा फातिमा जनाब को सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा मोहतरमा फातिमा जनाब भी पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रही हैं। और इस तरह धौंस और धांधली से मोहतरमा फातिमा जनाब को अयूब खान ने शिकस्त दे दी। अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। और इस सदारती इलेक्शन में जो मोहतरमा फातिमा जनाब के पोलिंग एजेंट थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनको सपोर्ट कर रहे थे ख्वाजा मोहम्मद सफदर, उनको सपोर्ट कर रहे थे ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक, इन सब को गद्दार करार देकर इन पर 124A के मुकदमात दायर किए गए। और 1970 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें ये शेख मुजीबुर रहमान साहब जो पहले फातिमा जनाब के पोलिंग एजेंट थे, इनको जब अक्सरियत मिल गई और इक़्तिदार इनके हवाले नहीं किया गया, तो खाना जंगी शुरू हो गई। और फिर हालात ऐसे हुए कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया और शेख मुजीबुर रहमान को भी गद्दार करार देकर मियाँ वाली जेल में बंद कर दिया गया। ये बड़ी एक अहम बात है कि जब पाकिस्तान टूटा 1971 में, तो शेख मुजीबुर रहमान मगरबी पाकिस्तान की एक जेल में बंद थे। तो अगर ये गद्दार थे तो इन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? और मुकदमा चलाए बगैर इनको एक हवाई जहाज़ में बिठाकर लंदन क्यों भेज दिया गया और वो लंदन से फिर ढाका कैसे पहुंच गए? तो ये एक सवाल है जिसका आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि अगर शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान तोड़ा था और वो गद्दार थे, तो फिर पाकिस्तान में उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाए बगैर उनको जहाज़ में बिठाकर आपने इंग्लैंड क्यों भेज दिया? अब पाकिस्तान टूट चुका था, हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए था। लेकिन जो हमारी एक जमहूरी हुकूमत आई जिसके वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने भी सबक नहीं सीखा। और जैसे ही 1973 का आइन मंजूर हुआ, तो उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने जो बलूचिस्तान में नैब की और JUI की मखलूत हुकूमत थी, उसको बरतरफ कर दिया। और जो चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के सरदार अताउल्लाह मेंगल, उन पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। और पूरी जो नैब की लीडरशिप थी
उस पर एक मुकदमा कायम कर दिया गया जो हैदराबाद साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। तो सरदार अताउल्लाह मेंगल गद्दार करार पाए, खान अब्दुल वली खान गद्दार करार पाए, गौस बख्श बुदेजो साहब को भी गद्दार करार दे दिया गया, खैर बख्श मरी, कसवर गर्देजी, बहुत से लोग थे, उन सबको गद्दार करार दे दिया गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे और उनके दौरे हुकूमत में इन सब रहनुमाओं पर गद्दारी का मुकदमा चला, उनकी हुकूमत को जब 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने टॉपल किया तो फिर जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार दे दिया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाने के बाद उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी गद्दार करार दे दिया। ज़िया-उल हक का दौर बड़ा अजीब दौर था। इस दौर में जो सिंधु देश का हामी GM सैयद था वो जनरल ज़िया-उल हक का इत्तेहादी था। जनरल ज़िया-उल हक जो हैं वो उनको फूलों के गुलदस्ते भेजा करते थे। जनरल ज़िया-उल हक जो है वो उनकी खैर खैरियत पूछने के लिए उनसे मुलाकातें किया करते थे। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गद्दार करार दे के जेल में डाल दिया गया। फिर कई साल और गुजरे और फिर जो हमारा मुल्क है इसमें नवाज़ शरीफ साहब भी गद्दार करार पाए। वो नवाज़ शरीफ साहब जो कि ज़िया-उल हक के दौर में पीपल्स पार्टी को गद्दार कहते थे, फिर नवाज़ शरीफ साहब को भी गद्दार करार दे दिया गया। तो आप देखें कि ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं इन सब लोगों के नामों पर पाकिस्तान में बहुत से पार्क हैं, सड़कें हैं, तालीमी इदारे हैं, लेकिन इन सब को हमारे मुल्क में गद्दार करार दिया गया। इंटरेस्टिंग बात है कि कम से कम 8 जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, 8 प्राइम मिनिस्टर्स, इनको गद्दार करार दिया जा चुका है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब, इनको गद्दार करार दिया गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब आए, फिर उनके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आए और उसके बाद फिर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आए। तो उन पर भी कुछ गद्दारी के इल्ज़ामात लगा दिए गए। तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान के जो मकबूल तरीन सियासतदान थे, फ़ातिमा जना, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, इन सब को गद्दार करार दिया गया। हमारे मुल्क में जो मकबूल तरीन शायर थे, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, हबीब जालब, बहुत से दीगर शायर, अदीब, सहाफ़ी, इन सब को गद्दार करार दिया गया। इन सब गद्दारों के नाम पर पाकिस्तान में बहुत से पार्क हैं, बहुत सी सड़कें हैं, बहुत से इदारे हैं। तो ये गद्दार भी हैं और ये हमारे हीरो भी हैं। और यही हमारी सोसाइटी की कंट्राडिक्शन है और यही हमारी कन्फ्यूजन है जिससे हमें निकलना है। और निकलने का एक ही तरीका है कि अब हमें अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए एक दूसरे को बगैर किसी सबूत के सिर्फ सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर गद्दार करार देने का सिलसिला बंद करना चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। जिस दिन पाकिस्तान में आइन और कानून सब के लिए बराबर हो जाएगा, उस दिन हम गद्दार करार दे के पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने का सिलसिला बंद कर देंगे।